गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आप बेसिक सा चीज जानो, डीएनए से डीएनए बनाने को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक चीज बताओ, अगर हम डीएनए से डीएनए हमको बनाना है, मतलब डीएनए का क्या होगा? डुप्लीकेशन। मतलब एक डीएनए है, उससे दूसरा डीएनए बनाना है, तो डीएनए का हुआ डुप्लीकेशन। मतलब डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा समझना है और आपको डीएनए समझ में आ जाएगा और आपको रेप्लिकेशन का एक एक मैकेनिज्म, क्यों, कहां, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन से क्या चीज होता है, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस बाय विच क्वांटिटी ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट इन अ सेल। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन यह एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच डीएनए रिमेन कांस्टेंट इन सेल बट, मतलब डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी। मतलब डीएनए का क्वांटिटी कांस्टेंट भी रहेगा और डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी, मतलब जैसा डीएनए है उस तरह का एक और डीएनए बनाता है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और जब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसमें कि मतलब क्वांटिटी ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट। कैसा? एज इट इज, जैसा मदर सेल में है। अगर जैसे देखो, ये कोई मदर सेल है, मदर सेल से जैसे ये 2n है डीएनए, ये मान के चलो आप ऐसे इस तरह का कोई डीएनए है, इसमें भी इस तरह का कोई डीएनए है। मतलब जैसा मदर में डीएनए है वैसा सेम डॉटर में डीएनए आया, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। मतलब माइटोटिक डिवीजन में जो क्वांटिटी ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट इन डॉटर सेल एज वेल एज इन मदर सेल। मदर सेल में जैसा डीएनए का क्वांटिटी होगा, सेम डॉटर सेल में होगा। और आपको मैं डीएनए रेप्लिकेशन को बिल्कुल जैसे डीएनए मतलब रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, वो पूरा डीएनए को मैं डिटेल करके बताऊंगा। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, कैसे पॉजिटिव, क्यों कोई 5 एंड बनता है, क्यों कोई 3rd एंड बनता है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, मतलब कौन सा एस्टर बॉन्ड है, ये कैसे बनता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है, क्या निकिंग होता है, क्या अनजिपिंग होता है, और कौन सा प्रोटीन उस पर अटैच करते हैं, एनर्जी कहां से मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन के, ये सारे एस्पेक्ट्स को मैं क्लियर करूंगा। और कैसे आरएनए प्राइमर आकर के जुड़ता है और कैसे मतलब प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से वो आता है। उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके सिंथेसिस में वर्क करता है, फिर कैसे न्यू स्ट्रैंड बनाता है, उसके लिए एनर्जी कहां से आता है, ये सारे चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनाना हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन हम लिख लिए, उसके बाद अब कुछ एक दो लाइन हम इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू लिख देते हैं। देखो, एक तो ये है कि डीएनए के पास जो है, डीएनए के पास सेल्फ डुप्लीकेशन कैपेसिटी होता है। अगर डीएनए है तो डीएनए के पास सेल्फ डुप्लीकेशन कैपेसिटी, मतलब जो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो उसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, तो डीएनए में सेल्फ डुप्लीकेशन कैपेसिटी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कैपेसिटी टू रिड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी to reproduce because of DNA replication। DNA रेप्लिकेशन। एक बात बताओ, अगर आप जैसे आपसे कोई बच्चा होता है, आपसे अगर कोई बेबी हो रहा है तो आपका डीएनए उसमें गया, ट्रांसफर हुआ, तो डीएनए का जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेम डीएनए आप में भी है और उसमें डॉटर में भी चले गया। ये कैसे पॉसिबल है? जब डीएनए का होगा डुप्लीकेशन, और डीएनए का डुप्लीकेशन होगा जितना क्वांटिटी वो अपने मदर सेल में, उतना सेम डॉटर सेल में। अगर कोई भी बच्चा को, मतलब कोई भी आदमी के पास कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन मतलब नया बेबी को बॉर्न करने का, तो वो किस वजह से आया? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होकर नया डीएनए बनेगा, तभी तो डॉटर में डीएनए जाएगा, इसीलिए अगर किसी में रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी है तो वो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी है, इसका मतलब किसके कारण? डीएनए रेप्लिकेशन के कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज of cell division।
एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज ऑफ सेल डिवीजन में होता है, ठीक है। ये टोटल चीज आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझ लिया कि डीएनए के पास सेल्फ डुप्लीकेशन कैपेसिटी होता है। जितना भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है वो किसके कारण, डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि रिप्रोड्यूस करके बच्चा बन जाएगा, फिर डीएनए से डीएनए उसमें ट्रांसफर होगा, और वो ट्रांसफर होगा क्योंकि डीएनए का हुआ रेप्लिकेशन, तो एक डीएनए उसमें और एक डीएनए मदर में, जैसा मदर में वैसा डॉटर में, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के कौन से फेज में, जैसे इंटरफेज होता है G1 S G2, एस में है नंबर ऑफ डीएनए गेट डबल, मतलब एस फेज में डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ मॉडल दिया गया, वो कौन सा मॉडल है, क्या है, वो मैं पूरा आपको डिटेल समझाता हूँ। ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि क्या है डीएनए का, ठीक है। अब आप ये चीज देखो, देखो डीएनए के लिए मॉडल बहुत सारा आया है, कंजर्वेटिव आया है, सेमी कंजर्वेटिव आया है, लेकिन सबसे वैलिड जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव सबसे फर्स्ट जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ना, सबसे फर्स्ट टाइम जो है ना प्रपोज किया, फर्स्ट टाइम proposed by Watson and Crick, मतलब सबसे पहले जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को डिफाइन किए थे वाटसन और क्रिक ने। अब देखो ये कैसे डेराइव किया सेमी कंजर्वेटिव, देखो हम क्या किए, ये देखो N15 ले लिए, N15 और N15। आप ये जानते हो कि N14 जो है मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो 14 होता है, लेकिन हम क्या ले लिए, N15 हैवी मटेरियल ले लिए, और हैवी मटेरियल ले लिए, और हैवी मटेरियल ले लिया। अब इसमें मीडियम जो ले लिए हम N14 का ले लिए, तो हम देखे हुआ क्या है कि ये देखो दो स्ट्रैंड, तो ये N15 का बन गया, और ये N15 बन गया, लेकिन ये मीडियम के वजह से ये N14 दोनों में ये बना, मीडियम की वजह से N14 बना। इसका मतलब कि हम जो देखे कि जो मतलब ये पूरा डीएनए था, इसका 50% इसमें 50% इसमें, मतलब जितना है सेमी हाफ कंजर्व है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम जो देखो ये डीएनए बना और ये डीएनए बना, एक डीएनए में इसमें एक तो है पैरेंटल, एक पैरेंटल है, और दूसरा कहां से आया, ये मीडियम में है, तो दूसरा कहां से आया, मीडियम से, इसीलिए हम इसको बोले कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो सेमी कंजर्वेटिव का बेसिक सा चीज है कि आधा कंजर्व होता है, जो डीएनए पेरेंट में है वो पेरेंट का आधा डीएनए इसमें आया, आधा इसमें आया, और आधा मीडियम का, मतलब इसमें 100%, इसमें 50% और 50% आएगा, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव हो गया। और सेमी कंजर्वेटिव को फर्स्ट टाइम वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। इसके बाद आपको एक और साइंटिस्ट आएंगे, मिशेलसन NSTAHL स्टॉल, ये 1958 ईस्वी में ये वर्क किए थे इकोलाई पे वर्क किए थे, और इकोलाई पे आप जानते हो नेकेड डीएनए होगा, और इकोलाई पे नेकेड डीएनए, और इसने यूज किया था N15, मतलब हैवी आइसोटोप्स का N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप और हैवी आइसोटोप का यूज किया था। और यूज करके इन्होंने बताया कि नेकेड डीएनए जो होता है, नेकेड डीएनए मींस इसको यस कर सकते हो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होगा, ये इन्होंने बता दिया, सेमी कंजर्वेटिव होगा। इसके बाद ये तो आपको प्रोकैरियोट मतलब और नेकेड के बारे में बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए टेलर, नाम से टेलर, काम से साइंटिस्ट, नाम है टेलर, ठीक है। और टेलर ये एक प्लांट पे वर्क किए, जिस प्लांट का नाम है विंसिया फावा, ये विंसिया फावा पे वर्क किए, और इसमें मतलब ये विंसिया फावा वर्क किए, और इन्होंने बताया, मतलब ये वर्क करके ये बताया कि क्रोमोसोम और इसमें जो डीएनए होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इसने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमिडीन, और या तो इसको ऐसे देख लो
हाइड्रोजन का मतलब ट्राइटियम फॉर्म, ट्राइटियम फॉर्म। देखो अब आपको बेसिक सा यही चीज ध्यान रखना है कि आपको ये सेमी कंजर्वेटिव, तो यहां से पता चला कि जो हमको ये पेरेंटल डीएनए था उसका आधा कंजर्व है और आधा मीडियम से आ गया, इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोले। इसके बारे में सबसे फर्स्ट आइडिया दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद मिचेल्सन स्टोल्ट आए 1958 ईस्वी में, ई कोलाई पे वर्क किए और ई कोलाई पे वर्क करके उन्होंने बताया कि नेकेड डीएनए जो है, नेकेड डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब नेकेड डीएनए मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। वो इसी एक्सपेरिमेंट पे वर्क किए। ये सब ये मतलब देखो वाटसन एंड क्रिक ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मिचेल्सन स्टोल्ट ई कोलाई पे वर्क किए और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। आपको इससे मिचेल्सन स्टोल्ट से क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा यूज किया, तो आप बोल सकते हो नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप्स यूज किया। और टेलर के बारे में पूछेगा, टेलर फिर बाद में, ये नेकेड और प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कवर हो गया था, लेकिन टेलर फिर विंसिया फावा में डिस्कवर किए क्रोमोसोम की सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए। तब हमको पता चला यूकैरियोटिक डीएनए भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। यहां से हमको डीएनए के बारे में पूरा आइडिया लग चुका है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद डीएनए, देखो डीएनए रेप्लिकेशन कुछ नहीं है, बस 10 मिनट का काम है। उससे पहले आप जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज समझ लो। अब देखो डीएनए का बेसिक यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है, एक तो फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, ये तीन चीज मिलके बना है। तीन चीज मिलकर बना। शुगर और नाइट्रोजन के बेस के बीच में जो होता है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, याद रखना। और फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो होता है ये एस्टर बॉन्ड होता है। और एस्टर बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड टाइप, कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। ये चीज आप जान लो। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने बताया। अब ये जो डीएनए का जो ऐसे करके ये जो है स्ट्रेंथ, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि देखो ये हो गया आपको डीएनए, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप को, ये फॉस्फोरिक एसिड को पढ़ लेते हैं, फिर शुगर को पढ़ लेंगे, फिर नाइट्रोजन बेस को पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉस्फेट ग्रुप को। फॉस्फेट ग्रुप में देखो ये होता है H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। देखो फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस का 15 होता है, 15। इसको देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, 3p3। अब इस लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ 3d पूरा खाली है, वैकेंट है, क्योंकि 3p है 3d भी होगा। तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ किए s, फिर ये p, ये d में होता है 5 सब बटा, इसमें p में होता है 3 और s में 1। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है। p में 1 2 3। तो अभी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन जो सिंगल मतलब बॉन्ड बना सकता है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जैसे ही हम एक्साइट करेंगे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल d का खाली है 3d, और ये 3p है, ये 3s है। तो वैकेंट ऑर्बिटल d का खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ आ जाएगा, और एक्साइट करके जैसे ही यहाँ आया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो टोटल इसके पास 1 3 1 4 1 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी आ गया 5 बॉन्ड फॉर्मेशन का। 5 बॉन्ड फॉर्मेशन का जैसे ही आ गया, और आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे, तो सबसे पहले फास्फोरस को एक डबल बॉन्ड दे दो, डबल बॉन्ड दे दो। बाकी हमको टोटल 5 बॉन्ड बनाना है, तो फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में ज्वाइन कर दो। बाकी 3 OH ग्रुप लगा दो। बाकी क्या कर दो? 3 OH ग्रुप लगा दो। बाकी क्या करो? 3 OH ग्रुप लगा दो। तो ये टोटल आपका फॉस्फोरिक एसिड। और क्यों 5 बॉन्ड बना? नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का है, उसमें डी ब्लॉक मतलब होता नहीं है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन का देखें कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 3 होगा, और 3 होगा तो 2 में 2d होता नहीं है, तो 3 अवेलेबल है, और 3 ही मतलब मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, लेकिन फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। ये सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ लिए। अब उसके बाद हम शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं। शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो शुगर के बारे में कोई वो चीज नहीं है। देखो शुगर कैसा होता है, ये OH ग्रुप, H ग्रुप, ये HOH, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। नंबरिंग 1, देखो नंबरिंग बाद में करेंगे। ये तो इसको बोलते हैं राइबोज शुगर, और यहाँ पे बनाते हैं डीऑक्सीराइबोज। हर बनाना नहीं है आपको, बिल्कुल ये सब बेसिक चीज है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ये कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है।
CH2OH। ये चीज आपको समझ में आ जाएगा ना, देखना आपको कैसे समझ। देखो ये तो 1 नंबर पे ये नंबरिंग 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5। कार्बन का हम नंबरिंग कर रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, नंबरिंग कर रहे हैं। तो नंबरिंग कर रहे हैं तो हमको ये देखो, ये राइबोज होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट इन RNA और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए। अब देखो डीएनए और आरएनए में आप बेसिक सा चीज पढ़ते होंगे कि आरएनए मोर रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है, और डीएनए के लिए आप पढ़ते होंगे कि डीएनए मोर स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो आरएनए में राइबोज शुगर होता है और राइबोज शुगर कंटेंट 2 OH ग्रुप, मतलब 2 अल्कोहल ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि 2 अल्कोहल ग्रुप है, रिएक्टिविटी सेंटर ज्यादा है, इसीलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। इसीलिए आरएनए के बारे में आप जानते हो, आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप है और 2 OH ग्रुप है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि 2 OH तो 2 OH ज्यादा रिएक्शन करेगा। और इसमें देखो यहीं पे एक OH हटा दिए, मतलब एक ऑक्सीजन वाला कम करे, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोल देते हैं। डीऑक्सीराइबोज बोल दिए, एक अल्कोहल ग्रुप हटा दिए, एक अल्कोहल ग्रुप मतलब OH है उसमें से O हटा दिए तो डीऑक्सी हो गया। और ये देखो इसमें एक ही सेंटर है अल्कोहल का, तो अल्कोहल एक ही जगह रिएक्ट करेगा OH ग्रुप, तो ये कम रिएक्ट करेगा, और जो कम रिएक्ट करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। आप ही सोचो कि जो आदमी तुरंत लड़ने वरने भिड़ जाता है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल होता है, जो आदमी शांत दिमाग का है वो स्टेबल है, थोड़ा मोड़ा बात भी वो झेल जाता है। उसी तरह ये डीएनए जो है इसमें एक ही OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, और ये ज्यादा रिएक्ट करेगा इसीलिए कम स्टेबल होगा। ये हो गया आपको राइबोज शुगर, ये आरएनए में होता है और ये आरएनए में होता है और ये डीएनए में होता है। ठीक है, तो आपको फॉस्फेट ग्रुप शुगर के बारे में पता चल गया। अब देखो नाइट्रोजन बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस के बारे में जान लो। अब ये होता है N2 बेस, N2 बेस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में एक तो होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। देखो प्यूरिन और पायरिमिडीन, इसके लिए ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। देखो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज देखो, अब आपको इस प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन का एग्जांपल है AG, ठीक है, इसका है TC, और U है किसमें, U RNA में आ जाता है, U के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन के बारे में इतना ही जानना है कि इसमें 2 रिंग्स होते हैं, और पायरिमिडीन में क्या होता है, सिंगल रिंग, सिंगल रिंग होता है। ठीक है, पायरिमिडीन के बारे में सिंगल रिंग होता है, पायरिमिडीन के बारे में सिंगल रिंग। उसके बाद आप नाइट्रोजन का प्लेस आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का प्लेस क्या है, 1 पे है, 1 3 9 7, मतलब 1 3 7 9, इन पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का पोजीशन 1 और 3, 1 एंड 3 पे नाइट्रोजन का पोजीशन है। तो अब एक चीज आपको बता दें कि प्यूरिन में Ag होता है और पायरिमिडीन TC एंड U होता है। U किसमें, RNA में होता है। तो अब इसमें 2 रिंग से, प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं, पायरिमिडीन में 1 रिंग होते हैं, ये चीज बिल्कुल। और इसमें नाइट्रोजन का पोजीशन 1 3 7 9 और इसमें नाइट्रोजन का पोजीशन 1 3, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखो ये प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है ये बेसिकली कुछ नहीं, ये नेम ऑफ रिंग्स है, रिंग्स का ये नाम है और कुछ नहीं है। अब हमको A और G के बारे में बोल दिया, हम जानते हैं प्यूरिन रिंग्स का नाम है। अब रिंग में से कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर दिए तो एडेनिन बन गया, रिंग में से कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ग्वानिन बन गया, इस रिंग में से कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर दिए तो थायमिन बन गया, इसमें से कोई चीज सब्स्टिट्यूट साइटोसिन बन गया। तब देखो अगर हम इस रिंग में से कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब कोई चीज बनेगा, तो इसीलिए हम इसको A और G को बोलते हैं कि A एंड G आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, मतलब प्यूरिन का कोई चीज सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बना AG। ठीक है, AG सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। और पायरिमिडीन के लिए हम ये कह सकते हैं कि T एंड C, मतलब थायमिन और साइटोसिन आर द सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। तो आपको अभी तक क्या पता चला, नाइट्रोजन बेस क्या है, शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है। फॉस्फेट क्या है, ये टोटल चीज पता चलेगा। अब टोटल चीज से मैं आपको बताता हूं डीएनए कैसे बनता है और कैसे कैसे क्या चीज होता है। देखो
देखो अब आपको मैं बताता हूं, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड को डीएनए को ऐसे बनाओ, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर। अभी हम 1 नंबर का स्ट्रैंड के बारे में बता रहे हैं। देखो सबसे पहले शुगर बना दो, शुगर हम बना दिए, ठीक है, शुगर बना दिए, ठीक है। फिर एक शुगर बनाओ, फिर एक शुगर बनाओ, फिर एक शुगर बनाओ, ठीक है, फिर एक शुगर बनाओ। इसी तरह अब ये 2 नंबर का स्ट्रैंड जो है, ये 2 नंबर का स्ट्रैंड को ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रैंड को, ये देखो ये डबल स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड यहां ड्रॉ किए, एक स्ट्रैंड यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद, अच्छा उससे पहले आप एक चीज और समझ लो, एक चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 4 ग्राफ्स इक्विवेलेंसी रूल। ये क्या होता है कि जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनता है तो प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ जुड़ता है। मतलब जितना प्यूरिन ए एंड जी, मतलब ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा। मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इक्वल टू 1। ये 4 ग्राफ्स रूल बोलते हैं। 4 ग्राफ्स में अगर ये बोलता है कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से जुड़ता है, और नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस में आ गया प्यूरिन और पायरिमिडिन, और प्यूरिन पायरिमिडिन हमेशा किससे जुड़ता है? प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और 4 ग्राफ्स रूल वही बोलता है कि जितना अगर ए है तो ए के बदला अगर ए बराबर हम लिखेंगे तो ए किससे पॉइंट होगा? ये तो ए क्या है? प्यूरिन है। अच्छा ए प्यूरिन है तो ये जुड़ेगा किससे? पायरिमिडिन से। तो पायरिमिडिन, अब देखो पायरिमिडिन में ए टी से जुड़ता है, और ए टी से जुड़ता है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो जी है, ये सी से जुड़ता है, जी तो है प्यूरिन और सी है पायरिमिडिन। सी है क्या? सी है पायरिमिडिन। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन हमेशा, और जी और सी से जो बाइंड होगा ये ट्रिपल बॉन्ड से होगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तभी 4 ग्राफ इक्विवेलेंस रूल ये कहता है प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से बाइंड होगा, और जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडिन होगा। किसमें? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में। ये बिल्कुल समझ गए। और ये फर्स्ट स्टैंड बनाए हैं, अब यहाँ करेंगे हम नंबरिंग। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 हुआ। और ये 5 हुआ तो 5 पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, और ये हो गया आपको ये इसको हम बोल देते हैं शुगर, और ये 1 पे हो जाता है अटैच N2 बेस, नाइट्रोजन बेस। और अभी आपको हम बॉन्ड के बारे में बताएं कि कार्बन, इसका फर्स्ट से जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस फॉस्फेट और इसके बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, और ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह इस साइड भी यही इस तरह का शुगर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये CH2OH। इसी तरह का यहाँ पे भी ऐसे करके कोई शुगर अटैच होगा, CH2OH, यहाँ पे भी शुगर CH2OH, ठीक है, इसी तरह होगा। और इधर फर्स्ट कार्बन पे इधर भी नाइट्रोजन बेस, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस, फर्स्ट पे नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ये थर्ड, ये फिफ्थ, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, ये थर्ड, ये फिफ्थ फॉस्फेट ग्रुप। अब टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। ये थर्ड और ये फिफ्थ फॉस्फेट ग्रुप, ये थर्ड और ये फिफ्थ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये थर्ड एंड इधर खाली हो गया, अब देखो एक चीज, ये नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे भी फर्स्ट में नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस, ये डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि फॉस्फेट, देखो ये फॉस्फेट है, ये तो हम आपको एक सिंगल यूनिट बनाए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस ये बेसिक यूनिट है, और इसी तरह का यूनिट हर जगह बनते रहेगा, और बनते बनते ये सिंगल स्ट्रैंड का, ये दूसरे स्ट्रैंड का, और इस तरह करके डीएनए का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है। और कैसे बनता है? देखो ये जो आपको मैंने बताया फॉस्फोरस, मतलब फिफ्थ
एंड से अटैच होता है एस्टर बॉन्ड से, ये इस मतलब जैसे ये तो एक सिंगल यूनिट हो गया, ये वाला एक सिंगल यूनिट हो गया, ये वाला सिंगल। अब इस यूनिट को जोड़ने के लिए इसका फिफ्थ वाला फॉस्फेट ग्रुप जो जिससे फिफ्थ से फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसको ऊपर वाले के थर्ड से अटैच होना होता है, तभी तो एक लिंक बनेगा। अगर हमको आपको देखो एक ईटा यहाँ रखे, एक ईटा यहाँ रखे, इस दोनों ईटा को जोड़ने के लिए सीमेंट डालना पड़ेगा ना। उसी तरह ये सीमेंट का काम, जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप एक तो फिफ्थ एंड से और एक थर्ड एंड से अटैच होता है, थर्ड एंड से अटैच होता है। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको जानने के लिए मिलेगा कि आप जो डीएनए को पढ़ते हो, कहीं पे 5 एंड पढ़ते हो, कहीं 3 एंड पढ़ते हो। ये 5 एंड क्यों हुआ, 3 एंड क्यों हुआ? देखो आप, ये 5 एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि ये फिफ्थ कार्बन पे अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, तो फिफ्थ कार्बन पे अटैच है तो ये 5 ग्रुप हो गया। अब देखो इसके लास्ट में ये थर्ड वाला एंड खाली हुआ तो ये थर्ड ग्रुप, इसीलिए हम स्ट्रैंड को डिनोट करते हैं 5 और 3। और हमेशा याद रखना 4 ग्राफ इक्विवेलेंस रूल के जितना प्यूरिन होगा पाइरिमिडिन, अगर यहाँ पे आपको ए हो गया तो इधर टी होना पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये प्यूरिन है, ये अगर प्यूरिन है तो ये पाइरिमिडिन होगा, पाइरिमिडिन हो। ये 4 ग्राम इक्विवेलेंसी रूल बोलता है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में जितना प्यूरिन होगा उतना उसके अपोजिट पाइरिमिडिन होगा, और ये प्यूरिन और पाइरिमिडिन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आपको सबसे पहले हम डीएनए का बेसिक यूनिट हुआ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे किससे बना होता है? फॉस्फेट ग्रुप, सुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस और सुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, सुगर और फॉस्फेट के बीच एस्टर बॉन्ड होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये अल्कोहल और ये एस्टर बॉन्ड हुआ ना, ये एस्टर बॉन्ड और ये भी एस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड एंड पे भी अल्कोहल ग्रुप होता है। थर्ड एंड पे भी मैंने आपको बताया है कि ये अल्कोहल ग्रुप होता है। ये ओ एच हो गया, एच हो गया, इधर एच ओ एच और इधर CH2OH। तो ये थर्ड एंड जो हुआ 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड एंड पे भी OH ग्रुप है, तो ये थर्ड एंड पे भी OH। यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बना और यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड बना। एस्टर एस्टर डायएस्टर हुआ कि नहीं हुआ? एस्टर, एक एस्टर यहाँ, एक एस्टर यहाँ, तो 2 एस्टर, तो डायएस्टर लेकिन किसके? फॉस्फेट के बीच में। तो इसीलिए हम इस बॉन्ड को बोल देते हैं फॉस्फोडायएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडायएस्टर बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? फॉस्फोडायएस्टर बॉन्ड। ये तो हो गया आपको फॉस्फोडायएस्टर बॉन्ड। उसी तरह ये और ये देखो, सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन बेस के बीच में यहाँ क्या होगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइको। नाइट्रोजन बेस के बीच में ये क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये प्यूरिन, ये अगर पाइरिमिडिन है, मान के चलो टी है, तो इसको ए होना पड़ेगा, डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और शुगर फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो होता है एस्टर और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और ये एस्टर, ये भी एस्टर, तो दो एस्टर मिलकर हो जाता है मतलब डायएस्टर, और फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है तो ये क्या हो गया? फॉस्फोडायएस्टर। और हम आपको बताए हैं एस्टर एक कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है, इसी तरह फॉस्फो एस्टर जो है वो भी कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड होगा, कोवेलेंट टाइप का। तो ये टोटल आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था, डीएनए का क्या बेसिक यूनिट है। अब आपको डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अब हम पढ़ेंगे, और बिल्कुल आसान है, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं। आप देखो कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में जो फर्स्ट मतलब हम इसको 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। एक तो जितना भी मतलब एक स्टेप में जितना भी एंजाइम वाला पार्ट है, और दूसरा स्टेप में इसका सिंथेसिस जो होगा उसको 2 स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले होता है, जैसे डीएनए जो है एक रस्सी को आप कंपेयर कर सकते हो। देखो ये रस्सी है ना, ये एक रस्सी आप डीएनए की तरह इसको मान सकते हो। ये बिल्कुल सेम टू सेम इस रस्सी की तरह ये डीएनए है। और इस रस्सी के अब रस्सी को हमको खोलना है, रस्सी को खोलना हम ऐसे खोल सकते हैं। इसका मतलब इसके एक स्ट्रेंथ को पहले हम कट कर दें, एक स्ट्रेंथ को कट कर दें तो फिर इसको खोलना आसान होगा, और खोलेंगे तभी तो हमको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। तो इसको हम खोलेंगे, इसके लिए एक स्ट्रैंड को हम कट करेंगे, फिर दूसरे स्ट्रैंड को कट करेंगे, फिर ये तब ये एंड फ्री होगा, और जैसे ही फ्री एंड होगा उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो अब इसको रस्सी से कंपेयर करना अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसके एक स्ट्रैंड को कट करने के लिए जो कटिंग होता है उसको हम निकिंग बोलते हैं। ये कौन से एंजाइम के हेल्प से? टोपोआइसोमेरेज भी कर देते हैं, या तो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट कर देते हैं। हम टोपोआइसोमेरेज के बारे में हमको क्या लिखना है? ये इट कट्स द डीएनए सिंगल स्ट्रैंड को कट करता है,
सिंगल स्ट्रैंड। तो जैसे डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा तब इसको खोलना आसान होगा, क्योंकि ऐसे इसको हम खोल नहीं सकते हैं। ये डीएनए बस एक रस्सी मान लो, यही आपको हर जगह समझाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड को हम यहाँ कट करेंगे, उसके ये कट करेंगे, फिर इसको कट करेंगे, दोनों को सेपरेटली कट करेंगे, तब ये खुलेगा, और खुलेगा तब ये रेप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटिंग, निकिंग, और वो कौन से एंजाइम के हेल्प से, ट्रोपोआइसोमेरेज के हेल्प से। अब ये ट्रोपोआइसोमेरेज साइड से जो कट करता है, ये साइड से क्या कट करता है, देखो आपको मैंने बताया था, इसके बीच में तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसके बीच में एस्टर बॉन्ड। लेकिन ये एस्टर एस्टर फॉस्फोडाइस्टर हो जाता था, उसी तरह ये एस्टर एस्टर क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर मतलब ये टोपोआइसोमेरेज जो है, टोपोआइसोमेरेज जो साइड से कट करता है, साइड से कट करता है, वो किस चीज को करता है, ये टोपोआइसोमेरेज ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है इसी को, ये फॉस्फोडाइस्टर। जैसे डीएनए का ये दोनों साइड से स्ट्रैंड है, और दोनों साइड से स्ट्रैंड है, इसके हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किए, फॉस्फोडाइस्टर के बॉन्ड एक सिंगल स्ट्रैंड फ्री हो जाएगा, फिर इधर से हम कट किए टोपोआइसोमेरेज के हेल्प से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों एंड फ्री हो गया, दोनों एंड फ्री हो गया। उसके बाद अब हम नाइट्रोजन बेस का हम उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक सिंगल स्ट्रैंड को कट किए, कट करके तब ऐसा बना। अब उसके बाद सेकेंड मतलब दूसरा जो होता है अनजिपिंग, वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो बता रहे हैं आपको। देखो सबसे पहले हम देखें ट्रोपोआइसोमेरेज डीएनए का जो दो स्ट्रैंड था उसको इस साइड से, जैसे अगर हम ये बात करें ट्रोपोआइसोमेरेज डीएनए का इस तरह का कोई स्ट्रैंड है, तो इधर से काटता है और इधर से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है ट्रोपोआइसोमेरेज। उसके बाद सेकेंड एंजाइम है अनजिपिंग और अनवाइंडिंग। अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, आप जो नाइट्रोजन बेस होता है, मैंने आपको बताया प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन से, ये 4 ग्राफ साहब बताए हैं इक्विवेलेंस रूल। अगर ये प्यूरिन है तो ये पायरिमिडिन, ये प्यूरिन है तो ये पायरिमिडिन। अब इधर से तो हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करके हम दो एंड को फ्री कर दिए, अब ये एंड फ्री हो गया। अब एंड फ्री हो गया, अब इसके बीच से भी तो काट के इसको फ्री, ऐसे थोड़ी ना आप साइड से काट करके उसको फ्री, बस थोड़ा सा फ्री। अब बीच से भी काट के फ्री करना पड़ेगा, और बीच से काट के फ्री करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये अनजिपिंग और अनवाइंडिंग हेलिकेज एंजाइम के हेल्प से, हेलिकेज या तो सुविलेज एंजाइम की हेल्प से क्या कट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को किसके बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है इसको कट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम क्या किए, अनजिपिंग अनवाइंडिंग क्या होता है, डीएनए का दो स्ट्रैंड है, इस दो स्ट्रैंड को खोलना, सेपरेट करना, दो स्ट्रैंड को, दो चेन को सेपरेट करना है। ये दो चेन को सेपरेट करना है तो बीच वाले बॉन्ड को काटना पड़ेगा, और बीच में आप जानते हो इधर का भी नाइट्रोजन बेस, उधर का भी नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, एक प्यूरिन दूसरे पैरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से पहले तो हम ऐसे, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड ऐसा था, ऐसा था, इधर से हम काट करके ट्रोपोआइसोमेरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करके इसको फ्री कर दिया। अब बीच से काट करके हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कटेगा, नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उस हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड को काटे तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, मतलब डीएनए सेपरेशन ऑफ टू चेन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस। और ये जो स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या तो इनिशिएशन पॉइंट। तो इनिशिएशन पॉइंट के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे प्यूरिन और पायरिमिडिन होता है, प्यूरिन होता है ए और पायरिमिडिन होता है टी। ए और टी से जो जुड़ता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और ए और जी भी प्यूरिन है और सी पायरिमिडिन है। जी और सी से जो जुड़ता है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI की बात करें, ORI AT रिच होता है, ए और टी, AT डबल बॉन्ड से और GC ट्रिपल बॉन्ड से। आप बताओ जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करना है, जहां पे हमको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, वहां बॉन्ड कम होना चाहिए, तभी तो उसको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब हम उसका बॉन्ड जहां कम होगा उसको तोड़ना आसान होगा। इसीलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे AT रिच होता है, AT ज्यादा होता है, और AT ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तब हम काटना आसान हो जाएगा, और जैसे ही AT रिच हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कट कर देंगे आसानी से। इसीलिए हमको यह हुआ कि अनजिपिंग, सबसे पहले ट्रोपोआइसोमेरेज से दोनों साइड से कट किया, बीच वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किए। उसके बाद अब हम नीचे आए, नीचे से हाइड्रोजन बॉन्ड को कट किए, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किए। तो ये सेपरेशन जो होता है उसी को अनजिपिंग और अनवाइंडिंग बोलते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट से होता
होता है उस पॉइंट को इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, वो AT रिच होगा। क्यों? A और T से जो बनता है वो डबल बॉन्ड, और G और C से बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड। तो आसान काटना डबल बॉन्ड को है, इसीलिए AT रिच होगा और ORI AT रिच होगा। ठीक है, ये चीज है। और ये कौन से एंजाइम के हेल्प से होता है? हेलिकेज और सुविलेज एंजाइम के हेल्प से। ये तो आपको हो गया अनजिपिंग और अनवाइंडिंग। उसके बाद आता है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्रोकैरियोट में एक ORI होता है, एक ही जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में मेनी ORI साइट होता है। और आपको बता दूं, यूकैरियोट्स में जो DNA का रेप्लिकेशन होगा एक सिंपल छोटा छोटा फ्रेगमेंट में होगा, क्योंकि एक साथ हम लोग खोल सकते हैं। और ये बहुत एनर्जेटिकली बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी का बहुत इसमें यूज होता है। तो आप ये चीज देखो, इसको एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ही करते हैं। तो लेकिन ये है प्रोकैरियोट में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है, तो एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में मेनी ORI है, तो बहुत जगह से स्टार्ट होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और जैसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, तो आप देखो A के सामने T है, और A प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से ज्वाइन होना चाहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तो हम काट दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे ही हम काट दिए, अब इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, A T के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को काट दिए, G C के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम काट दिए हैं, हेलिकेज और सुविलेज के एंजाइम। लेकिन इसके कंप्लीमेंट्री तो ये है, एक ज्वाइन होता है T से, G को ज्वाइन होता है C से, तो ये फिर से ज्वाइन होना चाहेगा और फिर से ज्वाइन होना चाहेगा। हमको ज्वाइन होने नहीं देना है, तो ज्वाइन होने नहीं देना है, इसके लिए हम एक प्रोटीन लगा देते हैं, वो होता है SSB प्रोटीन। अब हम इस पे लगा दिए एक प्रोटीन इस टाइप से, SSB प्रोटीन, यहां पे लगा दिए, यहां पे लगा दिए, यहां पे लगा। ये चाहता है इससे बॉन्ड बनाना, लेकिन इसको बनाने नहीं देगा। तो ये SSB प्रोटीन जो है, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड DNA को बाइंड करके जो रखता है प्रोटीन, वो हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड के DNA को बाइंड करके जो प्रोटीन रहता है, उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। और इसको एक और नाम से जाने जाते हैं, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है ये SSB प्रोटीन। जैसे सबसे पहले टोपोआइसोमेरेज दोनों स्ट्रैंड को कट किया, दोनों स्ट्रैंड को कट करने के बाद क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच से कट किया, हेलिकेज और सुविलेज। उसके बाद जब हो गया, तो हम ओरिजिन और रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोट में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यूकैरियोट्स में मेनी होता है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, जो मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके सिंगल स्ट्रैंड को सेपरेट मतलब स्टेबिलिटी देने के लिए बाइंडिंग प्रोटीन लगा देते हैं, जिससे कि ये फिक्स रहता है। अब ये सब फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद ये जो खुल रहा है, ये खुलने से सुपर कॉइलिंग डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे आप देखो, एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, आप देखो ये रस्सी है, ये रस्सी को आप ऐसे देखो, ऐसे खोलोगे, तो देखो ये जगह गांठ हो रहा है ना, मतलब ये सुपर कॉइलिंग हो गया ना। कॉइलिंग था, कॉइलिंग को हम जैसे ही खोले, ये सुपर कॉइलिंग देखो, ये रस्सी में देख रहे हो आप सुपर, जैसे आप देखो इसको खोल के देखो, ये सुपर कॉइलिंग आपको ये गांठ टाइप का दिख रहा है, ये सुपर कॉइलिंग हो गया। और ये सुपर कॉइलिंग से बचने के लिए टोपोआइसोमेरेज 2 को लगा देते हैं, और टोपोआइसोमेरेज 2 को लगा देते हैं, ये प्रिवेंट कर देता है सुपर कॉइलिंग को। और प्रोकैरियोट्स में इसी टोपोआइसोमेरेज सेकेंड को हम नाम दे देते हैं DNA गायरेज। तो आपको इसी तरह का DNA रेप्लिकेशन में मतलब एक स्टेप आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या है, देखो आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये तो आपको हो गया ये DNA, ठीक है। ये DNA सबसे पहले फर्स्ट स्टेप TP लिख दे रहा हूं, टोपोआइसोमेरेज इसको क्या किया, कट करके ऐसा बना दिया, ठीक है, कट करके ऐसा बना दिया। इधर A, इधर T, इधर G, इधर C। अभी ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको साइड से यहां से कट किए हैं, बस ये कट करके अलग करिए टोपोआइसोमेरेज। फिर ये जो बॉन्ड है इस टाइप का A, T, G, C, इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ इसको कट कर दिए हेलिकेज के हेल्प से। इस बॉन्ड को हम यहाँ से कट कर दिए, हेलिकेज से जो कट किए, उसके बाद अब हमको आएगा, उसके बाद हमको क्या आएगा, हेलिकेज से कट कर दिए। हेलिकेज से कट करने के बाद अब हम इसमें क्या लगा दिए, एक डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन
TGC। देखो बॉन्ड तो हम कट कर दिए, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड को हम कट कर दिए हेलिकेज एंजाइम के हेल्प से। अब लेकिन ये इसके कंप्लीमेंट्री, ये प्यूरिन है तो ये पैरिमिडिन, ये इससे जुड़ना चाहेगा, जुड़ने नहीं देने के लिए हम एक प्रोटीन लगाएंगे, इसको बोलते हैं SSB प्रोटीन, SSB प्रोटीन, SSB प्रोटीन, SSB प्रोटीन, ठीक है, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंडिंग जो किया प्रोटीन, वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसको मतलब बॉन्ड बनाने नहीं देगा, ये बॉन्ड बनाने नहीं देगा, लेकिन यह खुलने की वजह से यहाँ पे सुपर कॉइलिंग जो हो गया, ये सुपर कॉइलिंग जो हो गया, इस सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए हम दे देते हैं टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट सेकेंड, टोपो आइसोमेरेज सेकेंड। और प्रोकैरियोट में इसको बोल देते हैं प्रोकैरियोट डीएनए गाइडेज। अब आपका डीएनए खुल के तैयार हो चुका है, अब आपको रेप्लिकेशन कराना है। ये रेप्लिकेशन कैसे होगा आप देख लो। देखो ये 3, ये 5 एंड है, ये 3 है तो ये 5, ये 5 है तो ये 3, ये एंड हुआ। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि देखो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम सारा चीज तोड़ चुके हैं, हर चीज रेडी कर चुके हैं, हम नया का सिंथेसिस कैसे होगा। देखो आप जानते हो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा मेन जो फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज का है। तो डीएनए पॉलीमरेज का है तो डीएनए पॉलीमरेज के पास नया स्ट्रैंड बनाने का कैपेसिटी तो होता है, लेकिन नया स्ट्रैंड बनाने का कैपेसिटी हो, लेकिन वो स्टार्ट करने का कैपेसिटी नहीं होता है। तो स्टार्ट करने का कैपेसिटी हमको आरएनए प्राइमर करता है। आरएनए प्राइमर मतलब एक आरएनए ही है जो कि मतलब प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज उसको ज्वाइन कराता है। तो देखो सबसे पहले आरएनए प्राइमेज जो है ना, ऐसे करके ये आरएनए प्राइमेज जुड़ा, आरएनए प्राइमेज, इसको क्या लिखेंगे आरएनए प्राइमेज, ठीक है। ये 5 से 3 डायरेक्शन होगा। देखो सबसे पहले क्या होता है आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, ठीक है। ये कौन एंजाइम के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इसको प्राइमेज भी बोलते हैं, प्राइमेज। फर्स्ट स्टेप में आरएनए, सबसे पहले मैंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज का काम है कि नया स्ट्रैंड का बनाना, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के पास पावर नहीं होता है कि वो इनिशिएट कर सके। तो इनिशिएट करने के लिए वो एक आरएनए का हेल्प लेता है। वो आरएनए का जो हेल्प लेता है उस आरएनए का नाम है आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर बनाएगा कौन आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही इसको इनिशिएट करेगा, आरएनए प्राइमर इसको इनिशिएट कर देगा। इनिशिएट करने के बाद उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आकर के इसमें कंटिन्यू करेगा। उसके बाद तब आएगा क्या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसका इलोंगेशन करेगा, इलोंगेशन करेगा, ठीक है, इलोंगेशन करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का इलोंगेशन करेगा। देखो सबसे पहले जैसे आपको पहले हमने क्या किया, डीएनए को पूरा खोल लिया। डीएनए खोलने के बाद क्या किए हम, डीएनए को मतलब आरएनए प्राइम, देखो डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज का काम है कि डीएनए के चेन को बनाना, इलोंगेशन करना, ये डीएनए पॉलीमरेज का काम है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मतलब खुद से अपना मतलब इनिशिएट नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई चीज शुरुआत करने के लिए जरूरत हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, कोई एक दोस्त आपको कह दिया कि चलो चलते हैं, शुरुआत कर दिया तो आप मोटिवेट हो। उसी तरह डीएनए में आरएनए प्राइमर जो है वो इनिशिएट करने का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज के पास कैपेसिटी नहीं होता है कि वो इसको इनिशिएट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए पहले इनिशिएट करने के लिए क्या आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। और आरएनए प्राइमर को लाता कौन है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और उसको प्राइमेज एंजाइम भी बोलते हैं। और आपको ये बात जानो, पॉलीमराइजेशन मतलब जैसे हमको नया मतलब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, मतलब नया इलोंगेशन जो करना है, इसका डायरेक्शन, पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 के तरफ होगा। 5 से 3 के तरफ पॉलीमरेज, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, सबका डायरेक्शन 5 से 3 के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल आप याद रखो। अब आरएनए प्राइमर अटैच कहाँ हुआ, ये अटैच एट द थर्ड एंड,
थर्ड एंड पे ये अटैच होता है, थर्ड एंड पे अटैच होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ 3 एंड है तो इधर भी ये 3 एंड, तो ये भी 3 एंड हुआ, ये 5 है तो ये भी 5 एंड हुआ, तो यहाँ पे भी प्राइमर अटैच होगा थर्ड एंड पे, थर्ड एंड पे प्राइमर अटैच होगा। और थर्ड एंड पे होगा तो ये पहले थोड़ा सा बनाएगा, फिर यहाँ एक होगा, ये फिर ऐसे बनाएगा और ये ऐसे बनाएगा। तो ये जो इस साइड जो बनता है ये तो कंटिन्यूस बनता है, कंटिन्यूस, और इसको बोलते हैं लीडिंग, लीडिंग। ये होता है डिसकंटिन्यूस, टीनियस, और इसको बोलते हैं लैगिंग, लैगिंग। अब देखो आपको ये डिसकंटिन्यूस बनने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आरएनए प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर इनिशिएट किया, फिर उसका डीएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए प्राइमर आया आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से, उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, और डीएनए पॉलीमरेज इसके चेन के सिंथेसिस को इलोंगेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डीएनए पॉलीमरेज इसको बढ़ाने लगा। और डीएनए पॉलीमरेशन बढ़ाएगा कैसे, ये चीज आप जान लो। डीएनए पॉलीमरेज जैसे यहाँ पे अगर आपको जान लो, डीएनए में कोई स्ट्रैंड है, ए है, यहाँ टी है, इधर जी है, इधर सी है, तो ए जो है ये ए टी से ज्वाइन होगा, और ये टी जो आएगा ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में इसी तरह ये नाइट्रोजन बेस ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में कैसे बदलता है, कैसे एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन जो ए है वो टी से ज्वाइन होगा, और टी से ज्वाइन होगा, ये टी कहां से आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से आएगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज लाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज ला करके फिर इसको अटैच करेगा। इसी तरह ये बॉन्ड बनाते जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज से ये चेन का इलोंगेशन होते जाएगा। जैसे टी है, टी के जगह ए टी, मतलब ए आएगा, ए कहां से आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से। कौन लाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज लाएगा, इस दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। इस तरह बॉन्ड बनाते बनाते इसका इलोंगेशन होते जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक सा क्या बात है, सबसे पहले क्या आया, आरएनए प्राइमर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के पास पावर नहीं है इनिशिएट करने का, तो उसके जगह पे क्या आएगा, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आया किसके हेल्प से, प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज मतलब बड़ा करना, बड़ा करने का डायरेक्शन हमेशा 5 से 3 होता है, लेकिन आरएनए प्राइमर अटैच एट थर्ड एंड, 3 एंड पे आके अटैच होता है आरएनए प्राइमर। तो डीएनए पॉलीमरेज, उसके आरएनए प्राइमर आके इनिशिएट कर दिया, उसके बाद आ गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फिर चेन का इलोंगेशन करेगा। चेन का इलोंगेशन कैसे करेगा, अगर इसके एक स्ट्रैंड पे ए है तो दूसरे, मतलब अब जो नया बनेगा वो टी बनेगा, तो टी लाएगा कहां से, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है, वहां से हम लाते हैं और इसको अटैच करते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते जानते हैं। तो इसी तरह इसका इलोंगेशन होते जाता है। अब एक चीज देखो, इलोंगेशन होते जा रहा है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया एक फ्रेगमेंट में हुआ, एक फ्रेगमेंट में ये, अगर ये इतना फ्रेगमेंट को देखो, ये तो इसका सिंथेसिस तो ऐसे हो गया, इसका सिंथेसिस ऐसे हो गया, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन एक चीज देखो, इसका सिंथेसिस तो इधर से इधर हो रहा है। अब हम नया इसको और खोलेंगे तो ये तो ऊपर की तरफ जाते जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ जाते जाएगा, लेकिन ये जो ये मतलब ये तो इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इसीलिए इधर मतलब फ्रेगमेंट में होता है। क्यों फ्रेगमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला तो यहाँ आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, फिर ऐसे होगा। जैसे अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये देखो ऐसे ऐसे, तो ये थर्ड एंड है, तो यहाँ पे ये मतलब ये फिर 3 एंड यहाँ होगा, और 3 एंड होगा तो यहाँ आरएनए प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर यहाँ तक बनाएगा। क्योंकि इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, क्योंकि इसको तो डायरेक्ट बन, इसको थोड़ा सा खुला तो फिर यहाँ से यहाँ तक बना लेगा। लेकिन ये वाला जो प्राइमर है ये रेगुलर इसको स्पेस मिलते जा रहा है, ये बनाते जाएगा, इसीलिए इसका कॉन्टिन्यूअस बनता है। इसका डिसकंटिन्यूअस क्यों बनता है, डिसकंटिन्यूअस इसलिए बनता है क्योंकि हम यहाँ पे यहाँ तक एक छोटा फ्रेगमेंट में बनाए, तो ये हम छोटा सा वो किए कि इसको जैसे ही खोले तो भी इसका तो डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, क्योंकि हमेशा पॉलीमरेज का डायरेक्शन 5 से 3 होता है और अटैच थर्ड एंड पे होता है। यहाँ पे भी थर्ड एंड पे अटैच होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन इसका 5 से 3 होगा, 5 से 3 नीचे के तरफ। और इसका जब नीचे के तरफ इसका डायरेक्शन होगा, नीचे के तरफ डायरेक्शन, अब ये खुला तो अब यहाँ पे इतना सा, फिर इसका डायरेक्शन तो ये है, ऊपर कैसे बनाएगा, इसीलिए ये फ्रेगमेंट में एक छोटा सा फिर आरएनए प्राइमर यहाँ अटैच होगा, इतना सा बना देगा। फिर इससे ऊपर और खोलेंगे, एक आरएनए प्राइमर यहाँ आया, इतना बना देगा। इसीलिए वो साइड वाला जो होता है, जो डिसकंटिन्यूअस है, जिसको लैगिंग बोलते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि इधर का आरएनए, इधर के डीएनए को स्पेस है डायरेक्ट करने के लिए, इसीलिए कंटिन्यूअस करते जाएगा। लेकिन इधर वाले को, यहां से इसका डायरेक्शन इधर है, इस वाले साइड का डायरेक्शन ये है और इस वाले का ये, तो इधर जब खुला ना तो इधर ये जाते रह जाएगा, इसीलिए कंटिन्यूअस बन गया। लेकिन इधर यहां से डायरेक्शन इधर है, ये खुला तो इतना दूर खाली है, इसको बनाने के लिए यहाँ आरएनए प्राइमर जोड़ेंगे, आरएनए प्राइमर से ये बना देंगे, ठीक है, इस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले अब
ये चीज समझ में आया कि हमको नया डीएनए बनाने के लिए जो है सबसे पहले आरएनए प्राइमर अटैच करेंगे, जो कि इनिशिएट करेगा, और आरएनए प्राइमर अटैच कराने के लिए उसको प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज का है, और हमेशा पॉलीमरेज का डायरेक्शन 5 से 3 होगा। उसके बाद जैसे ही आरएनए प्राइमर आया उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज इसके इलोंगेशन को स्टार्ट कर देगा। अब डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में 3 तरह का, यूकैरियोट में 5 तरह का। अभी प्रोकैरियोट के बारे में बताते हैं, फिर यूकैरियोट के बारे में बताएंगे। तो अब डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करेगा, उसके लिए नाइट्रोजन बेस ये कहां से लाएगा? नाइट्रोजन बेस ये लाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज, अब ये आरएनए प्राइमर तो आप बना रहे हो डीएनए से डीएनए का कॉपी, तो आरएनए क्यों बन रहा है? आरएनए प्राइमर तो आरएनए ही है, तो आरएनए क्यों बना? अच्छा आरएनए बन गया तो हम हटा देंगे आरएनए को हटा देंगे और उस गैप को फिल कर देंगे। गैप को फिल कर देंगे तो फिर डीएनए ही बन जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए बना रहा है, लेकिन आरएनए प्राइमर जो शुरुआत किया था वो आरएनए बनाया था, तो उस आरएनए प्राइमर को हटा देंगे, क्योंकि हमको डीएनए से डीएनए बनाना है। तो आरएनए प्राइमर को हटा देंगे, और आरएनए प्राइमर को हटाएंगे क्या? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसको सबसे पहले साइंटिस्ट डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ग 1957 ईस्वी में। और ये फर्स्ट कॉर्नबर्ग वही साइंटिस्ट है जो कि डीएनए को लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम सिंथेसिस किया था। ठीक है, याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज को भी डिस्कवर किया है और डीएनए को फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में ये बनाया भी था। अब देखो इसका काम क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज का काम है कि ये आरएनए प्राइमर जो शुरुआत में बनाए ना, इस आरएनए प्राइमर को हटा देंगे, और आरएनए प्राइमर को हटाने से जो गैप बना उसमें हम आरएनए ये मतलब डीएनए का वो स्ट्रैंड लगा देंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम पूछे तो आरएनए वो हटाना है, सेपरेट करना है डीएनए स्ट्रैंड से, और सेपरेट करने के बाद जो गैप बनेगा उस गैप को फिल करने का काम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। और सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट मतलब कॉर्नबर्ग मतलब इसको डिस्कवर किया था, जिसके कारण इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। वो चीज आगे दूसरी चीज बात है। और अब डीएनए पॉलीमरेज का आपको मैंने बता दिया कि इलोंगेशन का काम है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? आरएनए प्राइमर को हटाएगा, और आरएनए प्राइमर को हटा करके वो डीएनए का वो लगाएगा और जो मतलब आरएनए प्राइमर को हटाने से जो गैप बना, ये आरएनए प्राइमर है, इसको हटाने से जो ये गैप बना इसको फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, और आरएनए प्राइमर को हटाएगा। आरएनए प्राइमर हट गया तो अब देखो हर जगह गलती होता है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज, कुछ भी काम आप कर रहे हो, अब जैसे ए टी के साथ जुड़ता है, जी सी के साथ, कभी ए मतलब ए जी के साथ गलती से जुड़ गया तो ये होता है प्रूफ रीडिंग। इसको देख करके सही करना। तो डीएनए मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये बहुत स्लो होता है। जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड नहीं होता है उसके जगह पे प्रूफ रीडिंग का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब आपको मैंने बता दिया कि क्या काम है। एक तो प्रूफ रीडिंग मतलब चेक करना कहाँ गलती सही है वो भी चेक करना, एक काम तो ये है। दूसरा आरएनए प्राइमर को हटाएगा और उसके बीच आरएनए प्राइमर को हटाने से जो गैप बना ये आरएनए प्राइमर को हटा, क्योंकि हमको डीएनए से बनाना है डीएनए, और डीएनए के सामने आया आरएनए प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर आरएनए ही है, तो उस आरएनए को हटा के हमको डीएनए लाना पड़ेगा, तभी तो डीएनए से डीएनए का कॉपी होगा। तो आरएनए प्राइमर को हम हटा दिए, आरएनए प्राइमर को हटाए, आरएनए प्राइमर को हटा ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, और आरएनए प्राइमर हटा करके उसके गैप को फिल कर दिए। अब कोई चीज कहीं गलती हो गया वो चेक करने का पावर तीनों के पास है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सेकंड का पास इतना सा खासियत है कि अगर सेकंड तो सबसे पहले बहुत स्लो होता है, सुस्त आदमी है सेकंड, और जब फर्स्ट और थर्ड नहीं रहेगा तो प्रूफ रीडिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा। फर्स्ट और थर्ड कोई चीज में बिजी है तो सेकंड स्लो है और ये दोनों के बदले प्रूफ रीडिंग का काम करेगा। और सबसे मेन एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, जो कि नया चेन बनाने में हेल्प करता है। जैसे ये तो हम बता दिए प्राइमर को हटाया मतलब डीएनए का नया, लेकिन नया चेन जो ये बनता है ये नया चेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, जो इलोंगेशन का मेन काम करता है। तो मतलब अभी आपको मैंने बताया आरएनए प्राइमर अटैच होता है, क्यों होता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के पास पावर नहीं है शुरुआत करने का, इलोंगेशन करने का तो है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का। अब आरएनए जो आया, आरएनए को हटाना और उसकी गैप को फिल करना, ये पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है। प्रूफ रीडिंग चेक करना कि कहां गलती है, ये फर्स्ट का काम। सेकेंड, अगर फर्स्ट और थर्ड अब्सेंट है, फर्स्ट और थर्ड अब्सेंट है उसके मतलब सेकेंड तब उसको चेक करेगा कि गलती है सही है। और थर्ड का काम है कि ये नया चेन बनाते जाना, थर्ड का मेन काम। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मेन काम ये रेप्लिकेशन मतलब चेन इलोंगेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है। और आरएनए को हटा करके उसके गैप को फिल करना और चेक करना, ये आरएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है। सेकेंड 1 3 अब्सेंट है तो सेकेंड काम करेगा। ये टोटल आपको हो गया, ठीक है। अब टोटल हो गया, अब आपको मैं यूकैरियोट्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं।
अब जिस तरह मतलब प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स का होता था, उसी तरह यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप्स का होता है। आपको जैसे मैंने बताया कि आरएनए प्राइमर सबसे पहले आता है, आरएनए प्राइमर आकर के मतलब स्टार्ट करता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर के चेन इलोंगेशन का काम करता है, चेन इलोंगेशन का काम करता है, वो इनिशिएट होता है, और इनिशिएट होने के बाद जो है आप ये जानते हो मतलब इनिशिएट होने के बाद वो डीएनए पॉलीमरेज सारा काम संभाल लेता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का वो बता दिए थे अब यूकैरियोट्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज, सारे के आगे डीएनए पॉलीमरेज है। तो अल्फा का है लैगिंग स्ट्रैंड मतलब जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसको बनाने का काम है अल्फा डीएनए पॉलीमरेज का। बीटा का है न्यूक्लियस जो है मतलब न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसको रिपेयर करने का काम, और गामा जो है साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है उसको रिपेयर करने का काम, और डेल्टा जो है जो लीडिंग स्ट्रैंड बनाने का काम है डेल्टा का, और ईटा का है मतलब एप्सिलॉन नोड जो है एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज, इसका काम है प्रूफ रीडिंग मतलब सबको चेक करना। तो डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स 5 टाइप्स से होता है, उसमें 3 टाइप्स होता है। बाकी सारा प्रोसेस एज वेल एज है जैसे उसमें था, जिस तरह रेप्लिकेशन कैसे, अनजिपिंग, अनवाइंडिंग कैसे, टोपो में क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग कैसे होगा, ये टोटल चीज ठीक है। अब ये चीज तो आपको मैंने बता दी डीएनए। अब लेकिन वो जो आपको मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म से आता है, और ये करने के लिए एनर्जी कहां से लाता है, ये चीज देख लो आप। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगा, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगा। ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगा तो जैसे ए है तो ये इस टाइप में होगा, DATP, ये G है तो DGTP, C है तो DCTP, T है तो DTTP, ठीक है। इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप हम निकालेंगे, वो होगा पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। और एंजाइम के हेल्प से तो ये बन जाएगा DAMP, ये बन जाएगा DGMP, DCMP, TMP। देखो क्या है यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का बात है, ये ट्राइफॉस्फेट था, ये ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट निकला, ये मोनोफॉस्फेट बना, और जैसे ही ये मोनोफॉस्फेट, जैसे एडेनिन का जरूरत है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ मोनोफॉस्फेट में बदल दिया, ये एडेनिन का यूज कर लेगा वहां पे डीएनए पॉलीमरेज। जैसे ए था उसके जगह टी चाहिए तो टी कहां से लेगा, यहां से टी ले लेगा, ये टी यहां से ले लेगा। और आप जान लो जब भी ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट जब हटता है, जब 2 फॉस्फेट को हम हटा रहे हैं, जब भी फॉस्फेट अलग होता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी जैसे ही रिलीज किया, ये एनर्जी रिलीज किया तो ये एनर्जी रिलीज, यही एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोप्लाज्म में है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट हटा के मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वहां टी है उसको ए का जरूरत है तो ए यहां से ले लेगा, वहां ए है टी का जरूरत है यहां से ले लेगा, जी है सी का जरूरत यहां से ले लेगा, उसको जो जरूरत होगा डीएनए पॉलीमरेज को यहां से ले लेगा, और बॉन्ड बनाते बनाते चेन इलोंगेशन हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज का काम है चेन इलोंगेशन का। डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स और प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप्स। क्यों कंटीन्यूअस, क्यों डिसकंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस इधर से बनने के लिए इसको पूरा फ्री है, लेकिन उधर से बनने के लिए पूरा फ्री। यहाँ इसका डायरेक्शन ये है, अब थोड़ा सा गैप हुआ यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो ये ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू। आप लोग देख लेना, और आपको कोई चीज प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू।